जेडीके जारी जेवीएम। जेडीके क्या है? जावा डेवलपमेंट किट। जारी जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। चौदह जावा वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन ये हमारा क्या है? तीन पार्ट होते हैं: जेडीके, जावा, जावा डेवलपमेंट किट, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, जावा जेआरई, जिसको जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन। ये तीन चीज होती है। तो पहला पॉइंट जो होता है वो होता है जेडीके। जेडीके क्या होता है? तो हमने पढ़ा जेडीके इट इज द टूल ऑफ, मतलब जहाँ पे हम अपने कोड को रन करते हैं, जहाँ पे जो हमको प्रोवाइड करता है फीचर, जहाँ पे हम अपने कोड जावा प्रोग्रामिंग को रन करते हैं। हाँ, तो ये एक टूल है जेडीके, जिसको बोलते हैं जावा डेवलपमेंट टूल। क्यों यूज करते हैं? इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। इसके अंदर क्या होता है? जेआरई होता है। इसके अंदर क्या होता है? जेवीएम होता है। इसके अंदर क्या होता है? तो यहाँ इसमें क्या होता है? जावा सी होता है। इसके अंदर क्या होता है? जावा डिबगिंग होता है। इसके अंदर क्या होता है? जावा जार होता है, ईटीसी। हाँ, ये सारी चीजें किसके अंदर होती है? जेडीके के अंदर होती है। हाँ, ये इतने टूल होते हैं जो हमारे जेडीके के अंदर होते हैं। अब जेडीके के अंदर जैसे अभी हम लोग से क्वेश्चन कोई करता है कि क्यों हम लोग मतलब बिना जेडीके के क्या प्रोग्राम को रन नहीं कर सकते? हाँ, रन कर सकते लेकिन कंपाइल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जावा सी जो होता है वो किसके पास होता है? जेडीके के पास होता है। किसके पास? जो हमारे सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। अभी पहला पॉइंट होता है, जैसे मैंने एक कोड लिखा पब्लिक, ध्यान देना, मैं अभी इसका इंटरनल वर्क बता रहा हूँ। पब्लिक क्लास ए, ये मैंने एक क्लास बनाई। ये पब्लिक का पी इस्तेमाल में रहेगा क्योंकि कि हम ये कीवर्ड होता है जावा का, तो ये पी हम्म। इस्तेमाल में रहेगा। ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे बनाए एक मेन मेथड पब्लिक। ये हमारा एक मेन मेथड हुआ। अब इसके अंदर हमने एक एसओपी लिखी। ये जो मैंने कोड लिखा ना, इसको तो क्या बोलेंगे? सोर्स कोड। सोर्स कोड, सोर्स कोड। ये हमारा सोर्स कोड हुआ जो हमने लिखा। अगर इस टाइम जो कंपाइलर हमको एरर देता है, फॉर एग्जांपल हमने पी कैपिटल कर दिया, तो जो एरर आता है ना वो सिंटेक्स एरर आता है। क्या आता है वो? कोई इंटरनली कोई चीज नहीं चलती जो उसको एरर को पकड़ रही है। वो क्या? वो जो हमारा आईडी जैसे यूज कर रहे हैं ना, अभी नोटपैड एक आईपी आईडी है ना, कि अगर उस पर तुम पी कैपिटल कर दो तब भी वो एरर नहीं देगा, क्योंकि उसका जो बनाया गया ना, उसके अंदर ये चीज नहीं है कि सिंटेक्स एरर को पकड़े। हाँ, लेकिन जैसे जो खासकर जावा के लिए बना लैंग्वेज के, जैसे हमारी एसटीएस हो गई, विजुअल स्टूडियो कोड हो गया, और जो इक्लिप्स हो गई, ये सब चीजों पे अगर हम सिंटेक्स गलत लिख देंगे तो ये वो उसका फीचर है, उस आईडी का फीचर है जो बताएगा कि तुमने सिंटेक्स गलत लिखा है। और वो फीचर किसके अंदर? नोटपैड के अंदर नहीं है। तो जैसे यही है। अब इसके अंदर अगर मैं कुछ गलत लिख दूं ना, पब्लिक में सी नहीं लगाऊंगा, तो अभी देखो ये यहाँ पे रेड लाइन आ जाती है। हाँ, इसमें भी रेड लाइन आ जाती है। ये सिंटेक्स तुम गलत लिख रहे हो। जैसे अभी मैं वो हटा दूं इसमें से, तो अभी देखो सेव होने के बाद, देखो अभी सेव होने के बाद देखो रेड लाइन आ जाएगी। देखो रेड लाइन आ गई ना इधर। ये किसका? देखो रेड लाइन दिख रही है ना कि गलत है ये स्पेलिंग। इसका रीजन किसका? ये कोई ऐसा फीचर नहीं है मतलब कि जावा का कि वो चीजों को पकड़ रहा है या कुछ भी। मतलब वो आईडी का फीचर है जिसके थ्रू वो सिंटेक्स को बताता है कि ये गलत फीचर है। तो जैसे मेरा पॉइंट मेन क्या है, हमने ये जो कोड लिखा है इसको सोर्स कोड बोलेंगे। अब इस सोर्स कोड को हमको सिक्योर बनाना है, क्योंकि अगर हम लोग सर्वर पे भेजेंगे अपने कोड को, हमारा कोड जाएगा सर्वर पे, तो अब इस कोड को सिक्योर बना के भेजना है हमको। तो इसको सिक्योर करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? इसको कौन? जेडीके क्या प्रोवाइड करेगा? जावा सी, जावा
जावा सी प्रोवाइड करेगा। जावा सी क्या करेगा, एक मिनट, जावा सी एक मैं यार डायग्राम बना दूं क्या, चलो ऐसे ही बता दो, जावा सी प्रोवाइड करेगा। अभी ये जावा सी क्या करेगा ना, ये जावा सी हमारे सोर्स कोड को कन्वर्ट कर देगा। कन्वर्ट कन्वर्ट करेगा किसमें, बाइट कोड के अंदर। मतलब ऐसा कोड जिसको एक ह्यूमन नहीं समझ सकता, बाइट। कोई पूछे जावा क्यों इंडिपेंडेंट है, तो बोलेंगे बाइट कोड की वजह से। किसकी वजह से, बाइट बन गया। अब ये बाइट कोड बन गया, अब ये जेडीके का काम खत्म। इनका काम, जेडीके का काम खत्म हो गया। ये बाइट कोड को संभालने के लिए कौन आएगा, जे जेवीएम और जेआरई। क्या होना चाहिए, जेआरई होना ही चाहिए। जैसे बाइट कोड हमको मिला, अब जेडीके ना रहेगा हमको चलेगा, लेकिन जेआरई होना चाहिए। जेडीके ने क्या प्रोवाइड कर दिया, जावा सी। जावा सी मतलब जावा सी, जावा कंपाइलर, जिसको हम लोग जावा सी को हम डॉट क्लास फाइल में बोलते हैं। सॉरी, जावा सी को कंपाइलर है, ये बाइट कोड को हम डॉट क्लास फाइल में बोलते हैं। डॉट क्लास फाइल, डॉट क्लास, इस बाइट कोड को बोलते हैं। बाइट कोड मतलब क्या, ऐसा कोड जैसे यही कोड था जो ये कोड हमने लिखा ना, बाइट कोड में मतलब क्या हो जाएगा, ऐसा समझो। बाइट कोड में क्या हो जाएगा ये, बाइट बाइट कोड में मतलब ऐसा, एक ऐसा कोड बनेगा जिसको, ये ऐसा बन जाएगा जिसको कोई समझ भी नहीं सकता। ऐसा ऐसा सिंबल में कन्वर्ट हो जाएगा, इस पे सिंबल नंबर, यही कोड किस में कन्वर्ट हो गया, बाइट कोड के अंदर। अब इस कोड को कोई समझ ही नहीं सकता, इसको जो समझेगा वो जेडीके के पास है ही नहीं। किसके पास है, जेआरई के पास है। तो अब इस चीज को समझाने के लिए कौन आएगा, समझने के लिए। अब ये बन गया सिक्योर। क्या बन गया, सिक्योर बन गया। अभी पॉइंट आता है कि कंपाइलर कैसे इसको बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। तो जैसे ये पब्लिक हुआ ना, ये क्या करेगा, पब्लिक को ऐसा तोड़ देगा, कंपाइलर अलग कर देगा, क्लास को अलग कर देगा, ए को अलग कर देगा, बॉडी को अलग कर देगा, पब्लिक को अलग कर देगा, स्टैटिक को अलग कर देगा, वाइड को अलग कर देगा, मेन को अलग कर देगा, स्ट्रिंग को अलग कर देगा, और ARGS को अलग कर देगा। और ये ऐसा टुकड़े में टोकन टोकन संग में सबको तोड़ देता है। इतना समझ में आया। टोकन टोकन में तोड़ के इसको बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है, एक एक वर्ड को तोड़ देता है। अब उसके बाद ये तोड़ के इसमें बना दिया। अब इस कोड को समझने के लिए हमको जेआरई की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो जेआरई क्या करेगा, जावा हमको फिर क्या करेगा, ये जेआरई आएगा मैदान में, जेआरई आएगा, जेआरई। तो अभी जेआरई कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। जेआरई के इनसाइड द होता है जेवीएम। जेवीएम इसके अंदर होता है, जेआरई के अंदर होता है। तो ये समझना कि जेआरई के अंदर जेवीएम होता है, ना कि जेवीएम के अंदर जेआरई होता है। तो ये हो गया हमारा जेआरई का कंसेप्ट। जावा रन टाइम इन्वायरमेंट में क्या आएगा, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट में आएगा जेआरई। जेआरई के अंदर क्या है, जेआरई के पास लाइब्रेरी है, जैसे जावा लैंग पैकेज, जावा लैंग पैकेज, जावा यूटिल पैकेज, जावा आयो पैकेज, जावा इनपुट आउटपुट पैकेज, जावा, जावा जावा लैंग, जावा यूटिल, जावा आयो, और उसके बाद जावा लैंग हो गया, जावा यूटिल हो गया, जावा जावा आयो हो गया, जावा इनपुट आउटपुट हो गया। और मतलब कई पैकेजेस है, मतलब ऐसी लाइब्रेरिया प्रीडिफाइन है जिसके अंदर बहुत सारे प्रीडिफाइन मेथड्स हैं, और बहुत सारे मतलब प्रीडिफाइन क्लासेस हैं, इंटरफेसेस हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइब्रेरी बोलते हैं। जैसे जावा यूटिल जब हम लोग यूज करते हैं, देखो स्कैनर क्लास या एरे लिस्ट यूज करो तो ऊपर इंपोर्ट करना पड़ता है जावा यूटिल, है ना। जावा लैंग कब आएगा, जब हम लोग स्ट्रिंग स्ट्रिंग यूज करते हैं तो जावा लैंग पहले से आती है। जब आयो जब हम इनपुट आउटपुट के लिए यूज करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल, तो ये आता है। और जावा
डॉट यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं, एसक्यूएल। ये सारी लाइब्रेरियां होती हैं जावा के पास। ये लाइब्रेरियां कहाँ पे हैं? जावा रन टाइम जेआरई के अंदर है। ये रन टाइम पे प्रोवाइड करता है, रन टाइम पे। जैसे अब क्या होगा, अब इसी चीज को जेवीएम कॉल करेगा, क्या करेगा? अभी ये जेआरई तो रन टाइम पे इन्वायरमेंट देगा। अभी जैसे क्या, अब ये जो कोड बना ना, इस कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट हुआ। तो अभी ये जेआरई क्या था, रन टाइम पे इन्वायरमेंट में, मतलब ये लाइब्रेरी प्रोवाइड करेगा। उससे पहले ये क्या करेगा, उससे जैसे ये कोड बना, ये बाइट कोड, इस बाइट कोड को क्या करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी में कन्वर्ट होने से पहले इसको मेमोरी में होल्ड करना रहता है। किसमें? मेमोरी के अंदर होल्ड करना रहता है। किसके अंदर? मेमोरी के अंदर होल्ड करना रहता है। सबसे पहला स्टेप जो कंपाइलर का होता है, टोकेनाइजर। टोकेनाइजर का मतलब, जैसे मैंने इंट ए इक्वल टू 10 लिख दिया, 10। तो अब इस जावा के अंदर जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं ना, हर एक प्रोग्राम, हर एक कोड एक टोकन होता है। हर एक कोड हर टोकन होता है। जितनी भी प्रोग्रामिंग होती है उसके पास, हर एक जो भी प्रोग्रामिंग में कंपाइलर यूज होता है या कोई अदर वे होते हैं, तो उसके पास होते हैं जो कोड को टोकन में तोड़ते हैं। टोकन इन द सेंस, जैसे सबसे पहला स्टेप जो आता है, जो सबसे पहले कंपाइलर क्या करेगा, टोकेनाइजर को स्टार्ट करेगा। मतलब टोकेनाइजर को बोलेगा कि तुम इसको जाके तोड़ो। टोकेनाइजर का मतलब, इसके पास इसको स्कैनर, लेक्सर, मतलब ये करके एक वो होती है, एक मशीन होती है इसके अंदर। ये मशीन क्या करेगी, ये जो कंपाइलर के अंदर, वो क्या करेगा, तोड़ देगा। कैसे तोड़ेगा? इंट को अलग करेगा, ये जो डेटा टाइप है इसको अलग करेगा, फिर उसके बाद ए को अलग करेगा, फिर वैल्यू को अलग करेगा। ऐसे टोकन में तोड़ देगा अलग अलग। ये अलग करेगा, इंट को अलग कर दिया, जैसे इंट हमारा है, इसको अलग तोड़ दिया ऐसा। एक टोकन इंट का बना दिया, एक वेरिएबल का बना दिया, और एक 10 का बना दिया, एक सेमीकोलन का बना दिया। मतलब जितने भी बने सबको अलग अलग टोकन में ऐसा तोड़ दिया। इतना समझ में आया? कोई डाउट? ये इतना तोड़ने के बाद अब दूसरा स्टेप आता है, जो इसको ग्रामर इसका चेक करेगा। मतलब इसका ग्रामरली जो हम लोग पढ़ते पढ़ते हैं जावा के अंदर, कि अगर हम लोग जो सिंटेक्स एरर हमको जो मिलता है, तो जिसको बोलते हैं पार्सर ट्री। क्या? पार्सर ट्री बोलते हैं। जो इसके पास एक मैकेनिज्म होता है जिसको बोलते हैं पार्सर ट्री। लिखने का वेग, मतलब क्या, ये जैसे वेरिएबल हमने लिखा, तो इसको चेक करेगा कि ये सही लिखा हुआ है। मतलब जो पब्लिक है, वो पब्लिक एक कीवर्ड है। अब पब्लिक का पी कैपिटल होगा तो एरर देगा ना। तो वो सिंटेक्स चेक करता है। क्या चेक करता है? सिंटेक्स चेक करता है कि मतलब ये जो पब्लिक है पी स्मॉल में रहेगा, इसके कीवर्ड क्या है, इसके मेथड्स क्या है, ये सारी चीजें चेक करेगा। ये चेक दूसरा स्टेप है, यहाँ पार्सर ट्री। तीसरा स्टेप जो आता है ना इसके अंदर, वो आता है कि उसको हम लोग बोलते हैं टाइप चेकिंग। क्या बोलते हैं? टाइप चेकिंग। टाइप चेकिंग का मतलब क्या होता है, जैसे अभी सी लैंग्वेज या और लैंग्वेज में टाइप चेकिंग उतनी मतलब स्ट्रांग नहीं थी, कि जिसकी वजह से हम बुलियन के अंदर जीरो ले सकते हैं। बुलियन के अंदर सी लैंग्वेज में हम लोग जीरो स्टोर कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जावा के अंदर अगर हम लिख दें जीरो, तो ये एरर दे देगा। रीजन क्या है? कि इसकी टाइप चेकिंग बहुत स्ट्रांग होती है। मतलब ये पहले टोकन में तोड़ा, फिर इसके वेरिएबल की डिक्रीज, मतलब जो मेथड्स बनाए गए, वेरिएबल बनाए गए, इनको चेक किया, इनका नेम चेक किया, ग्रामरली जो जावा का है उसके हिसाब से। तीसरा स्टेप जो आया, उसके अंदर क्या किया जावा कंपाइलर ने, इसको चेक किया। इसको क्या मतलब, टाइप चेकिंग। जैसे हमने अगर इंट ए इज इक्वल टू हेलो लिख दिया, तो एरर देगा, क्योंकि इसकी टाइप चेकिंग स्ट्रांग है, ये नहीं लेगा। चेक करेगा तो बोलेगा ये तो हो ही नहीं सकता, ये एक्सेप्शन, ये एरर देगा, क्योंकि यहाँ टाइप चेकिंग होती है स्ट्रांगली। फिर उसके बाद क्या करेगा, तीसरा स्टेप, ये तीसरा टाइप चेकिंग का था, ये तीसरा स्टेप टाइप चेकिंग। अब ये जो ये सारी चीजें चेक होने के बाद, फोर्थ चौथा स्टेप जो है, वो बाइट कोड में कन्वर्ट कर देगा इसको। किसमें कन्वर्ट कर देगा? बाइट कोड के अंदर।
ये बाइट कोड के अंदर कन्वर्ट हो गया। बाइट कोड मतलब कि ऐसा कोड जिसको एक ह्यूमन नहीं समझ सकता, जिसको ओनली कौन समझ सकता है, इंटरप्रेटेड JIT। हाँ, अब ये जैसे ये बाइट कोड बना, डाट बाइट कोड जिसको हम लोग डाट क्लास फाइल बोलते हैं, डाट क्लास फाइल बनी। अब डाट क्लास फाइल बन गई, ये यहाँ पे JDK का काम खत्म हो गया, कंपाइलर का काम फिनिश हुआ। अभी आता है क्या, JVM का काम। हमको क्या करना है, क्लास को लोड कराना है। क्या कराना है, क्लास को लोड कराना है। तो लोडिंग क्लास है ना, लोडिंग क्लास, क्लास को लोड कराना है। अब ये सारी चीजें कहाँ पे हैं, अभी देखो एक चीज और समझ के चलना। जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग ले लिए, स्ट्रिंग एस इक्वल टू हेलो। तो जब हम लोग स्ट्रिंग लेते हैं ना, तो जो ये स्ट्रिंग में ये जो यस और हेलो, इन सब का वर्जिनल नाम नहीं रहता उसके अंदर, किसके अंदर, बाइट कोड के अंदर। ये वर्जिनल नेम बाइट कोड के अंदर कभी नहीं रहता है। वो क्या होता है ना, वो जैसे स्ट्रिंग हमने यूज किया तो इसका पैकेज पूरा रहेगा। जावा जैसे स्ट्रिंग किसमें है, लैंग पैकेज के अंदर है। तो ये क्या होगा, जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग, ऐसा पूरा रहेगा पैकेज इसका। तो अब ये जो लैंग पैकेज है ना, ये सारे पैकेज जिसको हम लाइब्रेरी बोलते हैं, ये होती है JRE के पास। तो अभी क्या करता है, जैसे अभी ये बाइट कोड बना, अब इस बाइट कोड को हमको कहाँ होल्ड कराना है, मेमोरी के अंदर होल्ड कराना है, लोड करवाना है। तो JVM के पास होते हैं, JVM कॉल करेगा किसको, JVM कॉल करता है क्लास लोडर को। किसको, क्लास लोडर। क्लास लोडर जो होते हैं ये JVM के पास होते हैं। ये होते हैं तीन टाइप के क्लास लोडर जो होते हैं, वो तीन टाइप के होते हैं। पहला पॉइंट, पहला जो क्लास लोडर होता है वो होता है बूट स्ट्रैप क्लास लोडर। स्ट्रैप क्लास लोडर। दूसरा जो होता है एक्सटेंशन क्लास लोडर। तीसरा जो होता है वो होता है सिस्टम एप्लीकेशन क्लास लोडर। ये तीन टाइप के क्लास लोडर होते हैं, जो हमारे प्रोग्राम, जो भी जितने भी हम यहाँ बेसिक से लेके एडवांस तक जो भी यूज करते हैं, ये लोग हमको ये हमारे यूज ही होते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, जैसे बूट स्ट्रैप क्लास लोग, इसका काम क्या होता है, जैसे हमको हमने स्ट्रिंग यूज की, तो अब स्ट्रिंग किस लाइब्रेरी के अंदर है, जावा लैंग पैकेज के अंदर है। तो ये क्या करेगा, हमको जाएगा ये जो बूटस्ट्रैप क्लास लोडर होता है JRE के पास से जाके लाइब्रेरी लेके आएगा। जैसे जावा लैंग की, जावा लैंग जो लाइब्रेरी आएगी ना, वो कौन लेके आएगा, वो लेके आएगा बूटस्ट्रैप क्लास लोडर। मतलब हमको ये, जैसे जावा यूटिल, जावा आयो, ये सब जो लाइब्रेरी है ये है JRE के अंदर। तो अब JRE के अंदर लाने के लिए JVM कॉल करेगा बूटस्ट्रैप को, और बूटस्ट्रैप क्या करेगा, लाइब्रेरी लेके आएगा और प्रोवाइड करेगा। सिस्टम एक्सटेंशन क्लास लोडर का काम यह होता है, आगे जब पढ़ेंगे हम लोग JDBC, तो JDBC के अंदर होता है ड्राइवर, और भी बहुत सारी जार होती है, या हम लोग जब आगे एडवांस में सर्वलेट पढ़ेंगे। तो एक होता है लिब नाम का फोल्डर, उस फोल्डर के अंदर जार डालते हैं। उस जार को जो लेके आता है ना, जो जार के अंदर जो लाइब्रेरी होती है, उस लाइब्रेरी को जो वहां से उठा के लाता है, वो लाता है सिस्टम एक्सटेंशन क्लास लोडर। ये काम करता है। तीसरा काम जो आता है सिस्टम क्लास लोडर का, सिस्टम क्लास लोडर हमारे बाइट कोड को क्लास पाथ से उठा के लाएगा। बाइट कोड को क्लास पाथ से उठा के लाएगा। क्लास पाथ मतलब जहाँ पे हमारा बेस पैकेज है, जहाँ पे बाइट कोड है, वहां से उठा के लेके आएगा। कौन, सिस्टम एप्लीकेशन क्लास लोडर। सिस्टम एप्लीकेशन क्लास लोडर जब लेके आता है, तो इसके पास एक स्टेप होता है लिंकिंग का। किसका, अभी जैसे कोड उठा के लेके आया,
तो अभी बाइट कोड था, बाइट कोड के अंदर किसी ने ओपन करके कुछ चेंजिंग कर दी। तो अब इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए जावा ने जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करी उसमें लिंकिंग आया। पहला स्टेप आया लिंकिंग का। लिंकिंग आया। लिंकिंग के अंदर क्या होता है? लिंकिंग के अंदर कई स्टेप होते हैं। पहला स्टेप जो लिंकिंग के अंदर होता है वो होता है बाइट कोड वेरीफायर। बाइट कोड वेरीफायर। बाइट कोड वेरीफायर है। फायर बाइट कोड वेरीफायर क्या करेगा ना, बाइट कोड वेरीफायर का काम होता है कि जो हमने कोड, जो सिस्टम एप्लीकेशन क्लास लोडर लेके आ रहा है उसको वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करेगा। बाइट कोड जो आया ना इसको वेरीफाई करेगा, पहला स्टेप। जैसे ही सिस्टम एप्लीकेशन क्लास लोडर ने बाइट कोड को हमारे क्लास पास से उठाया, उसको फिर क्या किया गया, बाइट कोड वेरीफायर ने उसको वेरीफाई किया कि इसके अंदर किसी ने कुछ चेंजिंग तो नहीं कर दी या कोई इशू नहीं। अगर कोई चेंजिंग है तो रिजेक्ट हो जाएगा वहीं से, हाँ चलेगा नहीं आगे। अगर नहीं है देन आएगा अंदर। दूसरा स्टेप जो इसकी लिंकिंग के अंदर होता है वो होता है प्रिपरेशन, जिसको बोलते हैं प्रिपरेशन। प्रिपरेशन का मतलब ये होता है जैसे हमारे स्टैटिक वेरिएबल हो गए। स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल का मतलब क्या, जैसे जब भी हमारा बाइट कोड बनता मेमोरी में सेव होता है ना कोई भी, उसको उसकी वर्जिनल वैल्यू या वर्जिनल वेरिएबल नहीं मिलता। क्या मिलता है, जैसे स्टैटिक वेरिएबल हमने कोई बनाया था, मतलब हमने बना दिया था स्टैटिक इंट ए इज इक्वल टू 10। तो उसका वर्जिनल नेम जो स्टैटिक वेरिएबल का है इंट ए है ना, ये है, ए है वर्जिनल नेम और इसकी वर्जिनल वैल्यू 10 है। लेकिन प्रिपरेशन के अंदर क्या होता है ना, ये इस स्टेप के अंदर इसकी वर्जिनल वैल्यू ना देके इसकी डिफॉल्ट वैल्यू दी जाती है 0। क्या दी जाती है इसकी डिफॉल्ट वैल्यू। मैंने एक बार प्रोग्राम में भी दिखाया था आप लोग को कि कैसे हमने वेरिएबल की, हमने इसकी वर्जिनल वैल्यू दी हुई है फिर भी हमको डिफॉल्ट वैल्यू मिल रही है। रीजन क्या था बताया था, कुछ लोग थे सेशन में उनको पता होगा कि डिफॉल्ट वैल्यू क्यों आई थी। क्योंकि अभी तो इनिशियलाइजेशन स्टेप आया ही नहीं, बाइट कोड प्रिपरेशन स्टेप के अंदर ही इसके इनिशियलाइज कर दी गई वैल्यू को। अब उसके बाद तीसरा जो इसका मतलब तीसरा स्टेप जो आता है वो एक स्टेप आता है हमारा, जिसको बोलते हैं हम रिज्यूलेशन। मतलब उसके जो स्टैटिक वेरिएबल का वर्जिनल नेम है, देखो जैसे तीसरे के अंदर जैसे स्टैटिक वेरिएबल हमारा हो गया ना, स्टैटिक वेरिएबल का वर्जिनल नेम जैसे हमने क्या दिया था ए, तो ये इसका वर्जिनल नेम है। तो उसको उस टाइम अभी जब बाइट कोड को लोड कर रहा है ना वहां पे, तो अभी उसका वर्जिनल नेम नहीं मिला गया, मिला अब जाके उसको इसका वर्जिनल नेम मिलेगा ए। यहाँ ये यहाँ पे हर वेरिएबल, मतलब जो भी वेरिएबल है, जो भी ऑपरेटर हमने यूज किए, जो चीजें हमने यूज की है, जो मेथड्स के नेम हमने बनाए, वो सारों का जो क्लास नेम था जिनका वर्जिनल नेम है ना अब जाके स्टेप 3 के अंदर हमको मिलता है। फिर चौथा स्टेप जो होता है ना उसके अंदर आता है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन के अंदर क्या होता है, हर वेरिएबल को उसकी वर्जिनल वैल्यू मिलती है। जैसे हमने स्टैटिक की ए इक्वल टू 10 दिया था तो अभी जाके इसको 10 मिल गया। क्या मिल गया, 10 मिल गया। अब ये स्टेप इसका पूरा हुआ कि मतलब ये जो हमने क्लास को लोड करवाया है मेमोरी के अंदर, तो अभी ये चीजें इतनी हुई। अभी इससे पहले क्या होगा, जेवीएम के अंदर मेमोरी क्रिएट होगी। क्या होगी, ये जब लिंकिंग का प्रोसेस चलेगा ना तो इसी के अंदर क्या होगा, जेवीएम के अंदर क्या होगा, मेमोरी क्रिएट होगी। के अंदर से क्या हुआ, जैसे लिंकिंग के अंदर 4 स्टेप हुए। एक स्टेप होता है कि जो हमारा बाइट कोड होता है जब उसको लोड करवाते हैं मेमोरी के अंदर, किसके अंदर, जब हम लोग मेमोरी के अंदर लोड करवाते हैं तो मेमोरी जो 5 टाइप की होती है, मैं यही लिंकिंग यहाँ पे बता देता हूँ। मेमोरी होती है 5 टाइप की। जेवीएम के अंदर जो मेमोरी होती है
वो होती है 5 टाइप की, यहाँ मेमोरी। अभी इसके नीचे लिखेंगे मेमोरी। पहले बाइट कोड वेरीफायर बाइट कोड लिंकिंग के अंदर आता है। बाइट कोड वेरीफायर पहला स्टेप, जो हमारा बाइट कोड बना होता है उसको वेरीफाई करता है। दूसरा स्टेप आता है प्रिपरेशन, जो हमारे स्टैटिक वेरिएबल को डिफॉल्ट वैल्यू देता है। जो भी वेरिएबल होते हैं, जैसे स्टैटिक वेरिएबल हो गया हमारा, लोकल वेरिएबल, ओ सॉरी, इंस्टांस वेरिएबल हो गया, स्ट्रिंग हो गई, उसको नल देना है डिफॉल्ट वैल्यू, तो देन ये सब प्रोवाइड करता है। तीसरा जो स्टेप आता है कि हर वेरिएबल की वर्जिनल नेम जो है, उसका रेफरेंस होता है, वो प्रोवाइड किया जाता है। चौथा इनिशियलाइजेशन, जो हमने जो 10 20 या 30 जो वैल्यू हमने प्रोवाइड की थी, वो उसको वो वर्जिनल वैल्यू प्रोवाइड होती है। अभी जो हमारा जेवीएम होता है उसके अंदर होती है 5 टाइप की मेमोरी। 5 टाइप की मेमोरी होती है, जिसमें पहली होती है मेथड एरिया। मेथड एरिया। दूसरी जो होती है वो होती है सॉरी, हीप होती है। हीप एरिया। हीप एरिया। तीसरी जो होती है वो होती है स्टैक एरिया। चौथा जो होता है पीसी रजिस्टर। पांचवा जो होता है वो होता है नेटिव मेथड एरिया। अभी ना देखो, ये पहला सिक्योरिटी का रीजन हमने बाइट कोड पाया, कि मतलब बाइट कोड जो था, जावा कंपाइलर ने सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट किया। बाइट कोड ह्यूमन रीडेबल नहीं है, उसको इंटरप्रेटर ही समझ पाता है। अब उस बाइट कोड को जेबीएम ने क्लास लोडर के थ्रू लोड करवाया। अब वो मेमोरी के अंदर लोड हुआ। अब मेमोरी के अंदर लोड होने के बाद देखो सारे यहाँ पे हुए कि मतलब उसकी वर्जिनल वैल्यू क्या है, वो मिली, उसका हर वेरिएबल का डिफॉल्ट वैल्यू क्या है वो मिली, और हमको हर वेरिएबल का वर्जिनल रेफरेंस क्या है वो प्रोवाइड हुआ। अब वो मेमोरी के अंदर होल्ड हो गए अपने हिसाब से। जैसे स्टैटिक वेरिएबल है तो वो कहाँ पे, ये पीसी रजिस्टर, पहला मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। पहला जो है मेथड एरिया। दूसरा जो है वो है हीप एरिया। तीसरा जो है स्टैक एरिया। स्टैक एरिया, हीप एरिया, और हमारा मेथड एरिया। स्टेप एरिया, स्टैक, हीप एरिया, पीसी रजिस्टर, नेटिव मेथड एरिया। ये हमारे आए, हमारा जो आता है जेवीएम के अंदर, ये 5 टाइप की मेमोरी होती है। ये होता है जेवीएम मेमोरी। हाँ, अभी अभी क्या होगा, अब इसके अंदर जैसे मेथड एरिया के अंदर क्या आएगा, मेथड एरिया के अंदर जिसको हम बोलते हैं कि क्लास एरिया भी, इसके अंदर क्लास आएगी, स्टैटिक वेरिएबल आएंगे, मेथड आएंगे, हाँ, और मेथड। और दूसरा जो आएगा, दूसरा जो आएगा इसके अंदर जो लोकल वेरिएबल होंगे, लोकल वेरिएबल आएंगे स्टैक के अंदर। लोकल वेरिएबल स्टैक के अंदर आ जाएंगे। और जो ऑब्जेक्ट का रिफरेंस होता है वो भी स्टैक के अंदर आ जाएगा। जो हम ऑब्जेक्ट का स्टैक रिफरेंस बनाते हैं, ऑब्जेक्ट का रिफरेंस, लोकल, लोकल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल स्टैक में आएगा। हाँ, ऑब्जेक्ट का रिफरेंस जो होता है वो भी स्टैक में आएगा। और हीप के अंदर जो होता है, हीप के अंदर क्या आएगा, हीप के अंदर, हीप के अंदर आएगा ऑब्जेक्ट। जितने हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं वो अब कहाँ पे आते हैं, हीप के अंदर आते हैं। और फिर उसके बाद पीसी रजिस्टर के अंदर क्या होता है, पीसी रजिस्टर के अंदर हमारा होता है कि जितने भी हमारा जो हर कौन सा नया एड्रेस कहाँ पे बनेगा कोड का, वो सारी इंफॉर्मेशन किसके पास होती है, पीसी रजिस्टर के पास होती है। पीसी रजिस्टर के पास एड्रेस की इंफॉर्मेशन होती है। फिर नया स्टेप जो आता है नेटिव मेथड एरिया।
नेटिव मेथड एरिया के अंदर जैसे हमारा जो क्लास लोडर है, जितने तीनों क्लास लोडर हैं वो किस लैंग्वेज के अंदर लिखे गए हैं, सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस में लिखे गए हैं। जेवीएम का कोड सी सी प्लस प्लस में किया गया है। हमने जो इन मेथड यूज करते हैं, आउट में सॉरी इन वेरिएबल यूज करते हैं, आउट वेरिएबल यूज करते हैं, हैश कोड मेथड यूज करते हैं, और इक्वेल्स मेथड यूज करते हैं। ये सारे जो मेथड्स है ना, आई ये इसमें लगभग जो नेटिव मेथड है। नेटिव मतलब कि ये जावा के नहीं, मतलब इस लैंग्वेज के नहीं, किसी अदर लैंग्वेज के मेथड्स हैं, लेकिन इनकी इम्प्लीमेंटेशन जो जेवीएम के अंदर है। तो वो सारे जो नेटिव कोड हो वो नेटिव मेथड एरिया के अंदर आते हैं। ये सारे आते हैं कहाँ, नेटिव मेथड एरिया के अंदर, जो नेटिव मेथड है। मैं ओपन करके उस दिन दिखाया भी था कि मतलब देखो ये इन जो है, ये आउट जो है, ये हैश कोड जो है, ये सारे मेथड जो नेटिव मेथड है। तो ये क्लास लोडर जो है ये भी नेटिव है। ये जेवीएम जो बनाया गया वो भी नेटिव, मतलब सी सी प्लस प्लस में बनाया गया है। तो सारे कोड नेटिव मेथड एरिया के अंदर आते हैं। तो ये इतना समझ में आया। अगला पॉइंट जो है वो इस पे है कि अब हमारा जब लोड हो गया, तो अभी आता है इंटरप्रेटर का काम। अभी मेमोरी के अंदर सब सेटअप हो गया, सब क्लियर है। इतनी सिक्योरिटी के बाद ये मेमोरी के अंदर चला गया। अब इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए एक स्टेप इसके पास आता है, एग्जीक्यूशन इंजन। एग्जीक्यूशन इंजन के अंदर आता है JIT। एग्जीक्यूशन इंजन के अंदर आता है JIT, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। हाँ, सॉरी, JIT जस्ट इन टाइम कंपाइलर होता है JIT। और एक होता है हमारा इंटरप्रेटर। और एक होता है यहाँ पे भी, इसके पास भी एक होता है बाइट कोड वेरीफायर। इसके पास भी बाइट कोड वेरीफायर होता है। इतना समझ के रखना कि जैसे ही हमारे सारे कोड क्या हुए, वहां पे भी एक लिंकिंग के अंदर भी एक बाइट कोड वेरीफायर था। उसने उस बाइट कोड को, जिसकी अभी पूरी की पूरी इम्प्लीमेंटेशन नहीं मिली थी, जैसे वेरिएबल का वर्जिनल नेम, वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू, और ये सारी चीजें नहीं थी, तो उसको वेरीफाई किया था कि देन उस टाइम पे कुछ चेंजिंग तो नहीं हुई। वो लिंकिंग के अंदर का बाइट कोड वेरीफायर था। फिर उसके बाद लिंकिंग के अंदर हमने पढ़ा बाइट कोड वेरीफायर प्रिपरेशन। उसके बाद हम लोग ने पढ़ा कि मतलब इनिशियलाइजेशन। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि कैसे हर वेरिएबल का एक वर्जिनल नेम उसका मिलता है। उसके बाद क्या, मेमोरी के अंदर होल्ड किया, हीप के अंदर मेथड एरिया, और स्टैक के अंदर, रजिस्टर के अंदर, नेटिव मेथड एरिया के अंदर सारी चीजें स्टोर हो गई। फिर हमने पढ़ा कि किसके अंदर कौन कौन से डेटा जाते हैं। अब जब ये सारी चीजें होल्ड हो चुकी हैं, अब इन चीजों को, एक कोड, इस कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करना है। अब ये जो वर्जिनल कोड मिल गया मेमोरी के अंदर, हर चीज को मतलब फुल उसका, हर किसी को लाइब्रेरी प्रोवाइड हो गई, हर किसी को वर्जिनल वैल्यू मिल गई, हर किसी को वर्जिनल रेफरेंस मिल गया। हाँ, तो अभी एग्जीक्यूशन इंजन जो होता है ना, ये हमारा आता है कब, जब हमारे सारे कोड मेमोरी के अंदर होल्ड हो गए, सारे के सारे अपनी अपनी जगह पे। अब आएगा एग्जीक्यूशन इंजन। एग्जीक्यूशन इंजन के अंदर आता है JIT इंटरप्रेटर और बाइट कोड वेरीफायर। लिंकिंग के अंदर भी बाइट कोड वेरीफायर था, एक पॉइंट नोट करना। और एग्जीक्यूशन इंजन के अंदर भी बाइट कोड वेरीफायर है। लिंकिंग के अंदर जो बाइट कोड को वेरीफाई किया है, उस वक्त ना हम अभी वेरिएबल जो थे उनको वर्जिनल वैल्यू मिली थी, ना उसका वर्जिनल नेम मिला था, मतलब उस टाइम जो थी क्लास लोड हुई थी उसको वेरीफाई किया था। अब जब मेमोरी के अंदर सब होल्ड हो जाएंगे ना, उसके बाद हमारा चलेगा इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या करेगा, लाइन बाय लाइन कोड को इंटरप्रेट करेगा, मतलब क्या करेगा, इसको बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। तो इस बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करते टाइम ना, ये बाइट कोड वेरीफायर, ये जो वर्जिनल मेमोरी के अंदर होल्ड हुए सब ना, इनको वेरीफाई करेगा कि क्या इसके बाद भी कुछ इसके अंदर चेंजिंग तो नहीं हुई है, कुछ मतलब कोई और तो इशू नहीं आया है। तो ये बाइट कोड वेरीफायर इसको वेरीफाई करेगा। उसके बाद जो वेरीफाई करता जाएगा, उसके बाद क्या होगा, हमारे इंटरप्रेटर इंटरप्रेटर क्या करेगा, लाइन बाय लाइन उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। इंटरप्रेटर क्या करेगा, लाइन बाय लाइन उसको बाइनरी में, मतलब 0 1 में कन्वर्ट करता जाएगा, बाइट कोड वेरीफाई वेरीफाई करेगा।
इंटरप्रेटर बाय, और जो रिपीटेड कोड होंगे, मतलब देखो क्या होता है, बाइट कोड वेरीफायर अब उस कोड को वेरीफाई करेगा, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कोड को चेक करेगा, और उसको मतलब लाइन बाय लाइन, सॉरी चेक नहीं, लाइन बाय लाइन कोड को पढ़ेगा और उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। और जेआईटी क्या करता है, जितने सिमिलर कोड होते हैं उनको एक ही टाइम में, डुप्लीकेट कोड को, जो सिमिलर होते हैं, जो रिपीटेड कोड होते हैं, डुप्लीकेट कोड को क्या करेगा, एक साथ उसको क्या करेगा अपने पास इंटरप्रेट करके, मतलब उसको जितने भी बाइट कोड हो गए एक साथ उसको एग्जीक्यूट करके, उसको अपने अपने उसके पास एक खुद की कैसे होती है ना, जो जेआईटी होता है उसके पास एक उसकी कैसे होती है, उसके अंदर रख लेगा, फिर उसके बाद उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, मशीन कोड में, उसके बाद इंटरप्रेटर को देगा, वो मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा। मतलब कि हमारा जो ये बाइट कोड था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मशीन कोड के अंदर, 01 में। 0101। अब जो हमारा हमने रिक्वेस्ट दी थी, जो हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया था, हमारा सिस्टम उसको समझेगा, सिस्टम हमारा उसको समझेगा और हमको आउटपुट मिल जाएगा, आउटपुट हमको मिल जाएगा। अब जो आउटपुट आएगा हमने जो दिया था, मतलब अगर हमने सोचो, एक हम क्लास सिंपल सी बनाते हैं, मेन मेथड एसओपी, अब सोचो कि उतनी चीजों को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए कितना सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है, कितनी चीजें यहाँ पे लिखी गई है, बताई गई है, देख रहे हो। इतने हम लोगों ने पढ़ा कि कंपाइलर ने इसको ओवरव्यू में दे देते हम लोग क्या, जैसे सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ से पढ़ा कि जेडीके जेआरई जेवीएम होता है, हमने इतना कोड लिखा, अब इतने कोड के लिए बाइट कोड वेरीफायर, सॉरी, जावा सी आया, जावा सी ने इसको 4 स्टेप के अंदर तोड़ा, पहले स्टेप के अंदर टोकन बनाया, दूसरे के अंदर पार्सर ट्री यूज हुआ, जो इसको चेक किया इसके सिंटेक्स को, तीसरा स्टेप आया जो मतलब टाइप चेकिंग को चेक किया, कि मतलब जो टाइप चेकिंग है, जावा टाइप चेकिंग मतलब स्ट्रांगली टाइप चेकिंग को फॉलो करता है, मतलब कि इसके अंदर जो है इंट है तो इंट ही ले सकते हो, स्ट्रिंग नहीं, या बुलियन है तो ट्रू फॉल्स ले सकते हो, जीरो नहीं। तो उसको किया, फिर चौथे स्टेप में बाइट कोड आया, बाइट कोड बनाया, बाइट कोड को लोड कराने के लिए जेवीएम ने क्लास लोडर को कॉल किया, तो क्लास लोडर में बूट स्ट्रैप क्लास लोडर आया, बूट स्ट्रैप क्लास लोडर ने जेआरई को उठाया, जेआरई से लाइब्रेरी लेके आया, जैसे जेआरई के अंदर ही जेवीएम होता है, हाँ, इनसाइड द जेआरई, मतलब जो जेवीएम हमारा होता है जेआरई के अंदर ही होता है। तो जेआरई के अंदर क्या होता है, जैसे पैकेज हमारे, जैसे जावा लैंग पैकेज हो गए, जावा यूटिल हो गए, जावा आयो हो गए, जो लाइब्रेरी है वो इसके अंदर है, जेआरई के अंदर है। फिर हम लोग एक्सटेंशन क्लास लोडर पढ़े कि ये जार जो लिब होती है वहां में हमने जो जार डालते हैं वहां से ये उठा के लाता है। फिर सिस्टम एप्लीकेशन क्लास लोडर हमारे बाइट कोड को उठा के लाता, मतलब वहां से तो वो जाता है क्लास पास से, उसको लाता है और मैं उसको लोड करवाता है क्लास को। फिर उसके बाद लोड करवाते टाइम पहला स्टेप आता है लिंकिंग का, लिंकिंग के अंदर बाइट कोड वेरीफायर होता है, जो वो बाइट कोड आ रहा है उसको वेरीफाई कर रहा है। फिर उसके अंदर एक स्टेप आता है प्रिपरेशन को, जो स्टैटिक वेरिएबल, इंस्टांस वेरिएबल, स्ट्रिंग जो है उनकी डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड की जाती है। फिर उसके बाद आता है तीसरा स्टेप की, जितने भी वेरिएबल होते हैं, जितने भी मेथड्स के नेम होते हैं उनका वर्जिनल नेम दिया जाता है। फिर इनिशियलाइजेशन, जो हमने खुद की वैल्यू इनिशियलाइज की होती है 1020, वो प्रोवाइड की जाती है। फिर उसके बाद ये सब मेमोरी के अंदर होल्ड हो जाते हैं, मेमोरी के अंदर होल्ड हो गए, तो अब जो है जैसे स्टैटिक है तो मेथड एरिया के अंदर चला गया, इंस्टांस है तो हीप के अंदर चला गया, लोकल है तो स्टैक के अंदर चला गया। पीसी के अंदर हर नए एड्रेस इंफॉर्मेशन होती है नई चीज की, कि कौन कहाँ होगा उसकी एड्रेस होता है, उसका इंफॉर्मेशन होती है। नेटिव के अंदर जो नेटिव कोड होते हैं वो चले गए, जैसे हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यूज किया तो उसमें भी नेटिव आता है, जैसे आउट हो गया और इन हो गया, और बहुत सारे जेवीएम हमारा नेटिव लैंग्वेज में सी सी प्लस प्लस में लिखा गया तो वो कोड नेटिव के अंदर चले गए। अब उसके बाद ये कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए, कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए एग्जीक्यूशन इंजन आया, एग्जीक्यूशन इंजन के अंदर बाइट कोड वेरीफायर आया, बाइट कोड वेरीफायर ने इस अब बाइट कोड जो वर्जिनल ये जो सबको सब चीजें मिल गई उसको वेरीफाई किया, इंटरप्रेटर ने लाइन बाय लाइन उसको मशीन में कन्वर्ट किया, जितने भी डुप्लीकेटेड कोड थे उनको क्या किया, उसको एक ही साथ एग्जीक्यूट करके अपनी कैशे के अंदर होल्ड कर दिया, फिर उसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर दिया गया। फिर सिस्टम ने हमारे कोड को समझा, देन हमको कंसोल पे आउटपुट मिल गया। ये था पूरा फ्लो जेडीके जेआरई जेवीएम का।